सबसे बड़ी बात है आप रोड अलग सिस्टम था, आपकी आप सिक्योर है, वो कैसे रहे दूसरी बात है। दूसरा आप कह रहे हैं कि रिलोकेशन। अब आप सुनिए, अब मेरी बात आप कह रहे हैं, आप दूसरी बात जो आपने मेन बात वो कहते हैं रिलोकेशन। रिलोकेशन का मतलब है हमें कश्मीर में नहीं रहना चाहते हैं, कश्मीर से बाहर कीजिए जगह। देखिए सुनिए, अब मेरी बात आप भी ध्यान से सुनिए इस बात। प्राइम मिनिस्टर पैकेज का जो स्कीम हमने नहीं लाया, हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया, ये सीधी सी बात, इसमें दो राय नहीं है। जब मैं यहाँ पर इससे पहले आया था 2 साल 3 साल 4 साल पहले, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे थे यहाँ। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि भाई साहब हमको प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लगाते ही नहीं है आप। एनसी के गवर्नमेंट 1400 लगाए थे, और 1400 के बाद जो 6000 लगाए थे वो स्टॉप किए थे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लगाएंगे नहीं इनको। बहुत सारे आपके लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने कोर्ट में वहाँ पर वो केस किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट या एसएसबी के अगेंस्ट कि हमारी तो टर्न है, मैंने तो पास कर दिया, मेरे को लगाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई साहब लगाइए, जबरदस्त, ऐसे ही बैठे थे लोग यहाँ पर। उस वक्त भी मैं आया था, लेकिन हमने अपनी सरकार को, भारत सरकार को उस वक्त कहा कि ठीक है, वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उन्होंने 1400 ही लगाएगा, बाकियों का ऐसे रखा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये निकाला था कि 6000 लगे, वो लगे ही नहीं अब तक। 8 साल बीत गए, 8 साल के अंदर किसी को ने उन्हें अपॉइंट नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको जो ये पैकेज था इसको पूरा का पूरा उन्हें इम्प्लीमेंट किया, और आप लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया। ये है ना, यही बात है कि नहीं? अब उसमें उस वक्त क्या गलती है? जब ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज का जो ये सिलसिला चला, उस वक्त उसकी वहाँ की सरकार ने एक क्लॉज लगाया था। वो आपको क्या बताएं, आपको पता ही है। वो क्लॉज लगाया था, भाई साहब आप एफिडेविट दीजिए कि मैं कश्मीर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर नौकरी करूंगा। उसी वक्त सरकार ने हमारे बच्चों के साथ धोखा किया। वही दैट वाज द मेन चीज। दादा उस सरकार ने उसी वक्त ये बहुत बड़ा धोखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चों के साथ। अभी क्या है, हमारा मांग है, मैं आज भी इस मांग को दोहराता हूं। हमारी मांग क्या है? जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, यूपी सरकार है। भारत सरकार के किसी भी आदमी को जब कश्मीर से या किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होती है, वो होती है, वो नॉर्मल है, वो होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कश्मीर के जो जितने भी हमारे वहाँ पर एम्प्लॉइज है उनकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जो वैसे भी रूटीन में, मैं रूटीन बोल रहा हूँ, रूटीन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है उनके एम्प्लॉइज को हमेशा ट्रांसफर रहती है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में, ये होती रहती है। इसमें कोई दूसरा नहीं है, नया ऑर्डर नहीं निकालना है। मैं आज सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यह मांग करता हूँ, इसी तरह से J&K में, स्पेशली कश्मीर में भी ऐसा ही होना चाहिए। जी आप संघर्ष करो। कश्मीर में भी या सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर में, उनके भी ऐसे ट्रांसफर हो। अगर उनकी भी ऐसे ट्रांसफर, तो हमारे बच्चे तो वैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। मगर सरकार ने ये नहीं किया अभी तक। और वहाँ के लोगों को मैं भी बोल रहा हूँ, भाई साहब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक चीज़ मांगते हो, हर एक एड पर डीए मांगते हो, एड पर बाकी चीज़ें मांगते हो, एड पर आपका वेज रिविजन हो, सारा कुछ एड पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ट्रांसफर क्यों नहीं? तो ट्रांसफर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। लगभग 142 दिन बीत चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं, हर दिन यहाँ पर लिखा जाता है कि प्रोटेस्ट डे, और नीचे लिखा जाता है कितना दिन हुआ है। आज इनको 142 दिन, यानी कि मई से बैठे हैं प्रोटेस्ट पर, और आज कल का सितंबर ख़त्म हो चुका है, और अक्टूबर का महीना जो है वो आज से शुरू हो चुका है। 142 दिन हो चुके हैं जैसे कि मैंने कहा। और आज इनसे मिलने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीडर और केडीडी के प्रेसिडेंट चाणजी भट्ट यहाँ पर इनसे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय से मुलाकात करने आए, इनसे बातचीत करेंगे। लगभग 142 दिन का वक्त बीत चुका है इन्हें प्रोटेस्ट करते हुए। आज आप इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। 142 दिन बीतने के बाद क्या कहना चाहेंगे इस पर?
नहीं, आज नहीं, पहले भी मैं इन जो पीरियड आपने बताया 4-5 बार इनसे मिला हूँ और मैं इनको अपने दफ्तर में मिला हूँ। इनकी डेलीगेशन 2-4 बार हमारे दफ्तर में कच्ची चावनी में आगे वो, और उसको जितनी भी इनकी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताई थी, और इनकी जो प्रॉब्लम है फिर मैंने संगठन के साथ वो मैंने शेयर की थी, और उन्होंने फिर आगे सरकार के साथ भी वो हमने शेयर की है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ आने से कि मैं नहीं आता था, लेकिन हमेशा मैं इनके साथ रहता, चाहे ये वहाँ धरने पे यहाँ पर आरसी ऑफिस में आप पहली बार आ रहे हैं? यहाँ आरसी दफ्तर में इसलिए मैं आया हूँ। मैंने पहले भी कोशिश की यहाँ पर आने के लिए, हमारे संगठन के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, उसमें हम लगे हुए हैं, और आज क्योंकि वो आज हमारे पूरे हो गए वो सारे कार्यक्रम, तो आज मैं यहाँ पर इसलिए आया। इतने समय से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इनकी सैलरी जो है, तनख्वाहें जो हैं वो भी बंद कर दी हैं, और सरकार भी इनकी बात नहीं सुन रही है, सरकार भी आपकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार तो पहले तो देती थी तनख्वाह तो इनका पहले चल ही रहा था। जब से राहुल भट्ट की हत्या हो गई है तब से ये सारा, उसके बाद में बाकी लोगों की भी हत्या हो गई है कश्मीर में। फिर जब वहाँ से फिर ये जम्मू आ गए या किसी और जगह चले गए, लेकिन सरकार तो तनख्वाह दे ही रही थी, लेकिन अब सुना गया कि सरकार वो बंद करने जा रही है, तनख्वाह बंद हो चुकी है। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है, तो उसके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के इनकी जो सिक्योरिटी का मसला है और इनके बाकी जितने भी मसले हैं वो पहले भी हमने सरकार से टेक ओवर किया था। और सबसे बड़ी बात है, जो पिछली बार हमारे अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, इनका बहुत बड़ा एक मसला था कि इनके प्रोबेशन 2 साल का था। उस वक्त इनको आधी तनख्वाह मिलती थी, आधी तनख्वाह पे वो गुजारा करते थे। तब जाके हमारे डेलीगेशन उसमें मैं भी था, एक अमित शाह से या राजभवन में मिला था, और ये बात हमने उनके सामने रखी थी। उस वक्त गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं ये प्रोबेशन पीरियड इनका ख़त्म करने जा रहा हूँ, और पिछले कुछ दिनों से पहले उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के प्रोबेशन पीरियड उनका ख़त्म किया है। जहाँ तक इनका कश्मीर में नौकरी करने का सवाल है, राहुल भट्ट को अपने दफ्तर में मारा गया, आपको पता ही है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक थी कि उन्होंने पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी कि हमारा विस्थापित लोग जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी होता है। आप भी मानते हैं कि जो लोग वहाँ पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त सरकार ने नहीं किया है? हाँ, सिक्योरिटी था, इसलिए तो मारा गया, वहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी उनके दफ्तर में। अगर उनके दफ्तर में पहले से ही सरकार ने की होती सिक्योरिटी, सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी। हाँ, नेचुरली कुदरती तो सरकार भी मुलाजिम है सारे, तो ये तो नेचुरली, तो इसलिए तो मारा गया वहाँ पे। स्कूल में घुस के उनको मारा गया, टीचर्स को मारा गया। लेकिन अब सरकार ने ये अपनी तरफ से ये किया कि हम इन सबको, कोई गांव में नौकरी करता है, कोई किसी जगह नौकरी इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाएंगे, वहाँ पर इनको सिक्योरिटी दे देंगे। और दूसरा, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी जगह सरकार ने अपनी तरफ से इनके लिए क्वार्टर्स भी कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एलजी साहब ने अपनी तरफ से ये बताया था हम दिसंबर तक इनको वो क्वार्टर बना के दे देंगे। लेकिन अभी हमारा टीम वहाँ पर गया था, और हर एक क्वार्टर, वहाँ हर एक जगह जहाँ पर एक क्वार्टर बन रहे हैं, और वहाँ पर वो अभी तैयार नहीं है। कुछ एक जगह एक तैयार है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें बैठी हुई है, लेकिन कुल मिला के अभी ये रेंट पर, यानी कि हाँ, ये सारे रेंटेड एकोमोडेशंस में ही रह रहे हैं सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद। हाँ, ये अभी रेंट पर ही है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दे दिया है हम इनके लिए आने वाले दिनों में सारे एकोमोडेशन तैयार करेंगे, और वहाँ पर साथ में इनकी सिक्योरिटी दे देंगे। क्या आपसे यहाँ से सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ये रेंटेड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं, 10-10 साल से कई लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 12-12 साल हो चुके हैं किसी को वहाँ पर काम करते हुए, और उसके बावजूद भी वो किराए के घर पर वहाँ पर रह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये काफ़ी लेट हो चुका है? अब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम चला है कि इनके लिए क्वार्टर्स भी बनाने हैं सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद। नहीं, ऐसा जो नौकरी करता है वो रेंट पर ही रहता है। मैं बैंक में नौकरी करता था, मैं रेंट पर जहाँ पर मेरी पोस्टिंग। अकोमोडेशंस तो मिलती है? नहीं, बात एकोमोडेशन नहीं मिलती, ऐसा नहीं है जो आप कह रही है, वो ऐसा नहीं है। जो नौकरी करने कहीं भी जाता है, किसी भी जगह जाता है, वो रेंट पर ही रहता है, उसको थोड़ी मकान होता है उधर। लेकिन हमारा दूसरा मसला है, हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है वहाँ, हमारा लोगों को वो मारा जाता है। वो दफ्तर में बैठ के राहुल भट्ट को मारा गया, ये बड़ा कंसर्न है।
हम सरकार से ये कहते हैं कि जहाँ पर भी ये नौकरी करेंगे वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी हो, और जिस एकोमोडेशन में आप देंगे या जहाँ पर भी ये रहेंगे वहाँ पर भी इनकी सिक्योरिटी हो, ताकि ये अपनी ठीक तरह से वहाँ पर नौकरी करें। आपने कहा सरकार से कहेंगे, सरकार किसकी है? सरकार तो हमारी है, हम तो कहने जा रहे हैं, कहते भी हैं और भी कहेंगे। आज मैं यहाँ इसलिए तो आया हूँ, यहाँ पे इनकी बातें मैंने सुनी हैं, बहुत सारी बातें जो हो सकता है मेरे को पूरा पता नहीं भी थी, वो हमने सुनी है। लेकिन हम सरकार को दोबारा कह रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको सरकार को कहने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। सरकार अपनी तरफ से जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ पर एक रूटीन चलती है, वहाँ पर ट्रांसफ़र की रूटीन चलती है। अब ये यूनियन टेरिटरी है, भारत सरकार यहाँ पर हाथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं अपनी तरफ से सरकार को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये डिमांड भी करता हूँ, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र होती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह, इसी तरह JNK में भी जो यहाँ के लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। उनकी क्यों नहीं है? वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये सैलरी भी वही है, बाकी चीज़ भी वही है, हर एक चीज़ मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये क्यों नहीं है? यहाँ के JNK में भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है सारा सिस्टम, यहाँ के भी कश्मीर के जितने भी मुलाजिम उनके भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और वहाँ से जो बाकी चीज़ें बाकी बाहर के लोग हैं वहाँ पर बसने चाहिए। ये उस ट्रांसफ़र के जब ये सिलसिला चलेगा उसमें हमारे बच्चे भी आ जाएंगे कुदरती, और बाहर के लोग भी जैसे बसेंगे वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। आपने कहा कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो इनकी बंद हो चुकी हैं, लेकिन जब हमने इनसे बातचीत की इनका कहना ये था कि तनख्वाहें अब कम्प्लीटली बंद हो चुकी हैं, और पहले भी कुछ मुलाजमों को तनख्वाहें जो हैं वो रुक कर मिल रही थी, हमें यूँ कहूँ मिल ही नहीं रही थी। तो क्या समझते हैं आप कि किस तरीके से ये लोग गुजारा कर रहे होंगे? एक तरफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन का कारण आप जानते हैं कि रिलोकेशन, अपनी सिक्योरिटी मांग रही है, दूसरी तरफ सरकार ना कोई डिसीजन ले पा रही है, ना कुछ कह रही है, और इनकी सैलरीज भी रोक रही है। तो इस बीच में ये लोग गुजारा कैसे करेंगे अपना? जो इनके घर पे इनकी फैमिलीज बैठी हैं वो किस तरीके से जो है वो गुजर बसर करेंगी? सरकार ने तो पहले तो एक तनख्वाह लेते थे, लेकिन हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में उन्हें रोका होगा। ये सच बात है। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो अपनी तरफ से रोकता है। इससे मैं सरकार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो जो इनकी सिक्योरिटी और तनख्वाह, इसके लिए वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिम्मेवार होना चाहिए। जैसे हमारा एक बच्चा किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, सरकार तो है ही जिनके लिए वो काम करता है, सिक्योरिटी देगा, लेकिन उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसके अंडर वो काम करता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनको पे देने के लिए। या अगर बाकी बच्चे लेते हैं, बाकी डिपार्टमेंट से लेते हैं, वो क्यों नहीं लेता है? तो उसको चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। इतना वक्त हो चुका है, 142 दिन में, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी बात भी पहुँच रही है, लेकिन फिर भी कुछ खास जो है वो सुनने में नहीं आ रहा है। उल्टा इनकी तनख्वाहें जो है वो बंद कर दी गई हैं। तो अब आगे क्या उम्मीद रखेंगे लोग कि आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा? आगे में मैं कहूँगा वाजपेयी की वो बात दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी, और ये जो हमारे बच्चों को जितनी भी प्रॉब्लम है अवश्य दूर हो जाएगी। यानी आप इनकी डिमांड सब लेकर LG एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएंगे? डेफिनेटली। वो तो हम पहले भी, आज की बात थोड़ी है, मैं इनके साथ पहले भी कांटेक्ट में हूँ, ये आज की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया, इनकी जो डिमांडें हैं तो हम पहले भी बताए, लेकिन अब आज जैसे हमारा टीम यहाँ पर आया है, इनकी बातें हमने नोट करके हम दोबारा इसको एक रिपोर्ट बना के हम अपने संगठन के पास रखने जा रहे हैं, और साथ में इनको रिक्वेस्ट कर दिया LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास दोबारा टेक आउट करें। लेकिन ज़रूर अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी। हम सारे यही बचे नहीं हैं, हम भी, मैं भी ज़रूर जाएंगे, जल्द जरूर हम कश्मीर में जाएंगे। कश्मीर सारा हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, कश्मीर की धरती हमारी है, कश्मीर के नदी नाले पहाड़ POK हमारा है, कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमारा है। हम ज़रूर जाएंगे यहाँ पर और अच्छी तरह से बसेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा, आपको एश्योरेंस आज दिया है कि आपकी बात LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार भी हमने LG साहब से मीटिंग एक की थी, जब राहुल भट्ट जी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, तो उस समय भी उन्होंने यही एश्योरेंस दी थी कि जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आपको कोई वहाँ पे मजबूरन नहीं लेगा। एक हम यही बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से हम तो काम कर ही रहे हैं ना वहाँ पे। विपरीत परिस्थितियों के कारण भी जो सरकार ने दावे किए थे उस समय, जो UPA की सरकार थी, केंद्र में UPA की सरकार थी और स्टेट में NC की सरकार थी, जो उन्होंने उस समय वो ड्रैकोनियन एक ऑर्डर लगाया
कि आप कश्मीर नहीं छोड़ोगे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमने वो बांड अपने मरने के लिए नहीं दिया था। और जिस प्रकार से बड़े बड़े जब आर्टिकल हटते हैं 370 हट सकता है, तो ये बांड तो एक मामूली सी चीज़ है, क्योंकि एक सिटीजन, एक नागरिक, भारतीय नागरिक की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। अभी अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, यूक्रेन में जब वार चल रहा था, तो वहाँ से जो हमारे देश के नागरिक थे, आनन फानन में मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने उन देशों से उनको आनन फानन में रेस्क्यू किया। इसी प्रकार से हम इस विडंबना में फंसे हैं। हम यही बोलते हैं कि हमें वहाँ से फिलहाल रेस्क्यू कीजिए, हमें वहाँ पे इस परिस्थितियों में अभी निकाले, ताकि हम अपने यहाँ पे जिए, उस ट्रॉमा से निकले। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ बात करने की ज़रूरत है। जो ये बातचीत का सिलसिला थम गया है, उसको फिर से खोलने की ज़रूरत है, ताकि एलजी सरकार को ये बात पता चले कि हम ट्रांसफ़र, प्रमोशन, अकोमोडेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये तो सरकार का दायित्व बनता है अकोमोडेशन देना। जिस प्रकार से ये एक आम नौकरी नहीं है, इसको रिहैबिलिटेशन के साथ जोड़ा गया है। और आपको लगता है ये रिहैबिलिटेशन नहीं, ये कोई रिहैबिलिटेशन नहीं है। हम इसको कैश पैकेज का नाम देते हैं, डिवीजन पैकेज, फ्रैक्चर्ड पैकेज का नाम देते हैं। इसने पूरा हमारे इकोनॉमिक पैकेज, पूरे हमारे, हाँ, ये इकोनॉमिक पैकेज था। उस समय भी अर्जेंट नीड जो कश्मीरी पंडित की थी, क्योंकि ओवरेज हो चुका था, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही थी, त्रासदी के शिकार हो गए थे, उस समय उसको नौकरी मिल गई, एक सहारा नजर आ गया कि हम नौकरी करेंगे। की हमने नौकरी, हम ये नहीं बोलेंगे, और हमारे परिवार भी अच्छी तरीके से चले। लेकिन जब आपके जान पे बन आती है, तो जिस प्रकार से हमने 32 साल पहले फिर से गोली का शिकार बनाए गए थे, हम छोड़ के आ गए सब। इसी प्रकार से आज हमारे बच्चे, माँ बाप, और सबसे पहले ये भगवान ने भी बताया है, हर किसी धर्म में है, सबसे पहले अपनी जान बचाओ, अपने परिवार की जान बचाओ, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखी जाती है। जब मैं ही नहीं रहूँगा, तो मैं अपने परिवार और समाज के लिए क्या योगदान दूंगा, और नेशन के लिए क्या योगदान दूंगा। इसलिए एक इंडिविजुअल, चाहे ये सोसाइटी हो या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अभी सरकार का दायित्व बनता है, सबसे पहले इनकी जानों को सुनिश्चित कीजिए, सुरक्षित कीजिए, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू कीजिए, इनको यहाँ पे अटैच कीजिए, क्योंकि ये जो ये मेंटल ट्रॉमा है, इससे वो बच जाए और ये प्रोटेस्ट यहाँ से उठ जाए। ये भी अपने घरों में काम करे। हमारे बच्चे भी पिछले 5-5, 6-6 महीनों से घरों में ही बैठे हैं। कोविड के दौर से वो निकल गए थे, लेकिन फिर से हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला कहीं रुक जाए और हम वापस जाएंगे, लेकिन पहले आप हालात ठीक करो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, वहाँ का जो इकोसिस्टम में जो टेरर घुसा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में जो माइंडसेट खराब है, उसको ध्वस्त करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। इकोसिस्टम, टेरर सिस्टम को तो ध्वस्त करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को तो ठीक करने की जरूरत है। आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अभी होम मिनिस्टर की रैली होने वाली है, मुझे बताएं कि आप इन लोगों की समस्या, जैसे आपने कहा कि पिछली बार आप उनके पास इनकी समस्या लेकर गए थे, क्या इस बार भी इनकी ये समस्या लेकर उन तक जाएंगे? होम मिनिस्ट्री रैली यहाँ नहीं होनी जा रही है, होम मिनिस्ट्री रजौरी पूंछ में होनी, वहाँ पर होने जा रही है। क्या आप समस्या उन तक पहुँचाएंगे? नहीं, वो तो पहले मैंने बता दिया, हम सरकार के पास इनकी समस्या दोबारा पहुँचाएंगे। लेकिन जैसे आपने बोला, होम मिनिस्ट्री रैली यहाँ नहीं होने जा रही है। अगर वो यहाँ जम्मू में आते ना, तो हमारा डेफिनेटली उसके साथ मिलना होता है, लेकिन वो बाहर से ही नहीं जाने वाले। आपको सैलरीज जो है बंद हो चुकी हैं, अब मुझे बताएं कि गुजारा किस तरीके से फिर जो है वो हो रहा है? देखिए, बहुत मुश्किल, मैंने बोला ना, हम पिछले 12 सालों से विपरीत परिस्थितियों में ही काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के यहाँ पे बैठे हैं, सबकी सैलरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिर से, सारे डीडीओज ऐसे नहीं है। मैंने फिर से वर्ड यूज़ करूँगा, पैन टेररिज्म, जो पिछले 12 साल से जिनका जहादी माइंडसेट है, जो यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित की अर्ज और नीड को एक्सप्लॉइट किया जाए, इसको मजबूरन वहाँ पे इन हालातों में धकेला जाए फिर से, ताकि बिना कुछ सोचे समझे कोई फैसला लिए हुए बिना सरकार उनको वापस धकेला जाए। और जो है वो रिहैबिलिटेशन प्लान जो सरकार चलाना चाहती है, उसको फेल करने की कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स। ये पिछले 12 सालों से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों से कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने लैंड तक आज तक आइडेंटिफाई नहीं की है। ये जो कुछ डीडीओज है, स्टेट मोटर गैराज का एक डीडीओ है, इसको हमने पिछले 4 महीनों से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, बहुत ही आइडियल रवैया। डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज कश्मीर, ऐसे एजुकेशन में कुछ डीडीओज है, ऐसे बाकी डीडीओज है, जैसे कि मैं बताऊंगा फ्लोरिकल्चर है, स्टेट मोटर गैराज है, कई एमटीएस एम्प्लॉयज है, लेकिन सारे डीडीओज ऐसे नहीं है। ये पता नहीं ये डीडीओज किसके बिहाफ पे इनको तंग कर रहे हैं कि आप आ जाओ बायोमेट्रिक। वहाँ के लोग जब भी उनको काम होता है वो घर जाते हैं, बगीचों में जाते हैं, खेती बाड़ी करने जाते हैं, लेकिन ये अटेंडेंस सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए है और काम भी वही करता है और सज़ा भी उसी को मिलती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार हम
सरकार से भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे वहाँ पे लोगों के बाग बगीचे हैं, अगर उनका 1 महीने भी सैलरी बंद हो, 2 महीने भी वो अपना गुजारा करेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित, इसका जो गुजारा है, फिर ये कश्मीर नौकरी करने नहीं जाता। इसका गुजारा इसी सैलरी पे है, इसी पे इसको अपना घर चलाना है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, माँ बाप की दवाई भी इसी में चलानी है, और पूरे अपने घर का जो कार्यक्रम होता है वो इसी में खर्चे में। और आने वाले दिन जो है, पर्व दिन है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाले हैं, इस समय में मेरे भाइयों की 5-5 महीनों से तनख्वाहें बंद है। ये तो जुल्म है, ये वो DDO जुल्म कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर एक ही बात जो है बार बार सुनने को आ रही है। आप जितने भी यहाँ पे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं, डिमांड एक ही कर रहे हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लगातार अपनी डिमांड पहुँचा रहे हैं। इन लोगों की सैलरीज़ जो है वो भी अब रोक ली हैं, और रीलोकेशन की जो डिमांड है वो अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। पूछ रहे हैं सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाले वक्त में नवरात्रे तो चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाले, कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सबके घरों में दिए जलेंगे, सबके घरों में खुशहाली होगी। लेकिन ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे आस लगाए बैठे हैं कि कब इनकी भी सैलरीज रिलीज़ होंगी। एक तरफ इनका प्रदर्शन और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सैलरीज रोक कर बैठी हुई है। उम्मीद यही कि लगा एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इनकी डिमांड जो है वो सुने, जो रीलोकेशन की ये डिमांड कर रहे हैं उस पर जल्दी से जल्दी नज़र दे, ताकि इन लोगों को इस तरीके से इतनी गर्मी में बैठकर जो 142 दिन इन्होंने निकाले हैं यहाँ पर, आप सोच नहीं सकते कितनी गर्मी है इस समय, ह्यूमिडिटी कितनी है, और ये लोग यहाँ पर RC दफ्तर में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद यही कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द LG एडमिनिस्ट्रेशन खास करके इनकी बात सुनेगी और रीलोकेशन की जो डिमांड है उस पर नज़र देगी।